Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution to all your queries and doubts regarding JKPSC lecturer post of zoology. हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रेस्पायर करते हैं, उनके अंदर कौन सी रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होती है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड गैसियस exchange. So first of all, you should know that in mechanism of respiration, there are two steps. First step is breathing. That is your pulmonary respiration, pulmonary ventilation. Okay. First step is your breathing. That is called pulmonary ventilation. In this, we are going to talk about inhalation and exhalation. ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन में हम ये बात करेंगे कि एयर को किस तरह से इनहेल किया जाता है एंड एयर को किस तरह से एक्सहेल किया जाता है, ये हम पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन योर alveoli एंड ब्लड। एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, और फिर ब्लड और टिश्यूज के बीच में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड टू स्टेप्स। वन इज ब्रीथिंग, कि आप इनहेल कैसे कर रहे हो और एक्सहेल कैसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकेंड इज कॉल्ड एज गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, इनके बीच में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। ओके, सो पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को जैसे कि मैंने बोला ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, मूविंग एयर इन द लंग्स इज कॉल्ड एज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, एंड मूविंग एयर आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, तो व्हाट आई सेड दैट, जो मैंने अभी पीछे रिपीट किया कि पल्मोनरी वेंटिलेशन आपका ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग में आप क्या करते हो, एयर को लंग्स के अंदर फिल करते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, एंड आप एयर को एक्सहेल भी करते हो बाहर की तरफ, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, ये टोटली आपका मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। ठीक है, तो एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। सो अब पता होनी चाहिए कि ब्रीथिंग हो कैसे रही है, कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं ब्रीथिंग को करवाने में। ठीक है, तो आपके हमने मसल्स को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी मसल्स एंड एक्सेसरी मसल्स। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो आपके प्राइमरी मसल्स हैं। ठीक है, एंड दैट आर डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। Diaphragm and intercostal muscles are known as primary muscles, diaphragm and intercostal muscles. Okay, whereas accessory muscles are muscles that are present in the neck and abdomen region. neck और abdomen region में जो muscles present हैं उसे हम कहते हैं accessory muscles. क्यों? कई बार आप बहुत forced breathing करते हो। ठीक है, कई बार आप forced breathing करते हो। ठीक है, forced breathing की वजह से आपको एक्स्ट्रा मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। एंड वो एक्स्ट्रा मसल्स जो हैं आपके नेक और अब्डोमिनल मसल्स हैं। ओके, नेक और अब्डोमिनल मसल्स आपको हेल्प करते हैं फोर्स्ड ब्रीथिंग में, या जब आपके ब्रीथिंग जो है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, तो यू नीड टू इनहेल मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे आपके एक्स्ट्रा मसल्स आपकी हेल्प करेंगे दैट आर प्रेजेंट इन दी नेक एंड अब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो डायफ्राग्राम कैसा होता है? आपके लंग्स के नीचे इस तरह से, ये लंग्स हैं आपके, तो लंग्स के नीचे इस तरह से आपका डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है ना, लोकेटेड बिलो द लंग्स, जो आपके चेस्ट कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, एंड इसको हम डायफ्राग्राम को अम्ब्रेला मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है ना, तो इसलिए हम इसको अम्ब्रेला मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन मसल ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, जब आप एयर को इनहेल करते हो तो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। क्या बोला मैंने? जो आपका डायफ्राग्राम है वो आपका मेन मसल है इनहेलेशन का। ठीक है, जब आप इनहेल करते हो एयर को लंग्स के अंदर, तो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि लंग्स के अंदर जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा एयर को लंग्स के अंदर फिल कर सको। ठीक है, तो डायफ्राग्राम कुछ ऐसा है, आपका अम्ब्रेला शेप का मसल होता है। ठीक है, इसलिए इसको अम्ब्रेला मसल बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी रिलैक्स पोजीशन है जब एयर को एक्सहेल करते हो। ठीक है, और ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन जब एयर को आप इनहेल करते हो। तो जब एयर को इनहेल करते हो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? ये आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, ये ब्रीथिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स भी टू टाइप के हैं, वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स एंड अनदर इज इंटरनल इंटरकोस्टल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके नॉर्मल ब्रीथिंग में पार्टिसिपेट करता है, जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, एयर को नॉर्मली इनहेल कर रहे हो। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपके हेल्प करते हैं फोर्स्ड ब्रीथिंग में। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन से मसल्स हेल्प करते हैं और फोर्स्ड ब्रीथिंग में आपके कौन से मसल्स हेल्प करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं और आपकी फोर्स्ड ब्रीथिंग में आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यही लिखे कि आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हेल्प करते हैं टू एक्सपैंड द रिब केज ड्यूरिंग इनहेलेशन, रिब केज को एक्सपैंड करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स हेल्प करते हैं फोर्स्ड एक्सहेलेशन में। ठीक है, फोर्स्ड ब्रीथिंग में। तो फोर्स्ड एक्सहेलेशन में आपके इंटरनल इंटरकोस्टल्स हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग में, नॉर्मल इनहेलेशन में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, तो ये देख लो डायग्राम एक बार। तो ये हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वन। ठीक है, ये हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाले। ठीक है, और ये वाले अंदर वाले हैं आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपके रिब केजेस आ गए, दिस इज स्टर्नम। ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपके ये हैं बिटवीन द रिब केजेस, और अंदर जाकर आपको मिल जाएंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखते हैं इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है। तो एक बार मैं पहले खुद ही बता देती हूँ आपको। तो जब आप एयर को इनहेल करते हो ना, जब आप एयर को इनहेल करते हो, ठीक है, आपका डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डायफ्राग्राम एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर जो है वो मूव करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
क्या बोला मैंने? जब आप इनहेल करते हो एयर को तो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राग्राम एंड मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर विल डिक्रीज। तो प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज हो गया है पर बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द लंग्स, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम, ठीक है, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जिसके से रिब्स जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विच अलाउ एयर टू रश इन फ्रॉम हायर प्रेशर, ठीक है, आउटसाइड। तो हायर प्रेशर से इनर लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी। इट इज जनरली एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन में इसका उल्टा, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, डायफ्राग्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो मसल्स एंड डायफ्राग्राम विल रिलैक्स, वो अपनी पोजिशन पे वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिब्स जो है, रिब्स विल मूव इनवर्ड, ठीक है, रिब्स जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, रिब्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हेन मसल्स रिलैक्स, डायफ्राग्राम रिलैक्स करेगा, रिब्स विल मूव इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ड्यू टू विच वॉल्यूम इनसाइड will decrease, pressure will increase, which will allow air to move from higher pressure to lower pressure, from inside to the outside. अंदर से बाहर की तरफ एयर जो है वो मूव करेगी। तो मैं एक बार इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायफ्राग्राम एंड मसल्स रिलैक्स, ठीक है, जो रिब है वो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएगी। ओके, देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच एयर जो है मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, एंड दिस इज योर पैसिव प्रोसेस, बिकॉज इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉर्मल ब्रीथिंग में, नॉर्मल अगर ब्रीथिंग कर रहे हो तो इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको क्वाइट ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें लंग्स क्या हो रहे हैं, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वापस से वो अपनी पोजीशन पे रिटेन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रिटेन कर रहे हैं, है ना। बट अगर आप फोर्स्ड एक्सपीरेशन करते हो, फोर्स्ड एक्सहेलेशन करते हो, जबरदस्त से ज्यादा एयर को बाहर एक्सहेल करने की कोशिश करते हो, देन उसमें आपके एडिशनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तब आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, वरना नहीं, ठीक है। तो आपके पास एक पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, एक एल्वुलर वेंटिलेशन होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, and alveolar ventilation, the air that reaches the alveoli and participates in gas। देखो, अब सारी की सारी एयर जो है ना, अगर मान लो 500 ml एयर है, ठीक है, उस 500 ml एयर में से 350 ml एयर जो है वो एल्वुलाई में जाती है, ठीक है, एंड 150 ml एयर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाती है। फाइन, दिस एल्वुलाई वाली एयर जो है वो पार्टिसिपेट करेगी गैसियस एक्सचेंज में। ओके, एंड दिस विल नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फाइन, ठीक है। तो एयर अगर 500 ml एयर हम इनहेल कर रहे हैं, उसमें से 350 ml जो है वो एल्वुलाई तक जाएगी, ठीक है, और 150 नहीं जाएगी। ये जो 150 वाली एयर है, दिस इज कॉल्ड एज डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी 150 ml जो एयर जो कि आपकी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है गैसियस एक्सचेंज में, उसे हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम।
ठीक है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन हमेशा पल्मोनरी वेंटिलेशन से कम होगी बिकॉज सम एयर रिमेन इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडक्टिंग एयरवेज लाइक ट्रैकिया ब्रोंकिया में, और वो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। फाइन, तब आ जाते हैं गैसेस एक्सचेंज में। तो गैसेस एक्सचेंज इज अ प्रोसेस जिसमें जो गैसेस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट will move between organisms respiratory surface and the surrounding environment. Okay, so in humans this primarily occurs in the lungs, especially in the alveoli. ठीक है, तो air will move from alveoli into the bloodstream and carbon dioxide will move from blood into the lungs, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी, इधर देखो, ऑक्सीजन जो है ये आपके एल्वोलाई आ गई, ठीक है, एंड ये आपका ब्लड कैपिलरी आ गई। तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हेयर टू एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी एटमॉस्फेयर में, और हमने किसको इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से? ऑक्सीजन को, ठीक है। दिस इज गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी जाएगी ब्लड स्ट्रीम में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड से वापस लंग से, और लंग से आपके वापस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। और डिफ्यूजन की वजह से क्यों हो रहा है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये आपको याद रखना है कि हमेशा प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी एयर जो है वो एल्वोलाई से ब्लड में जाएगी और ब्लड से एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, अगर प्रेशर डिफरेंस हुआ तो, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज हो रही है एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में, एंड ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। तो पहले ना मैं एक बार पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे स्लाइड्स के ऊपर। तो एक बार ये प्रोसेस समझो। देखो, ये था आपका एल्वोलाई, ठीक है। आपने एयर को इनहेल किया, ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन आ गई आपकी यहां पर, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी दिखा दूंगी, ठीक है। यहां पर प्रेशर कम था, ऑक्सीजन यहां पे आ गई, ठीक है। जब ऑक्सीजन ब्लड में आई तो ऑक्सीजन विल बाइंड टू हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगी? हेमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट था? ब्लड में, है ना। हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगी और बना देगी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बना देगी? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये कहां पे जाएंगे? आपके सेल्स और टिश्यूज में। ये आपके सेल्स आ गए, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन गई हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, ठीक है। सेल्स में हेमोग्लोबिन जो है वो डिलीवर करेगा ऑक्सीजन इनटू सेल्स। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है सेल्स में। बात ध्यान से समझो, एल्वोलाई से ऑक्सीजन गई ब्लड में, क्योंकि ब्लड में उसकी क्वांटिटी, प्रेशर जो होगा वो कम होगा। ब्लड में जाके ऑक्सीजन जो है इट विल बाइंड टू हेमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन विल बाइंड टू हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाएगा कहां तक? ट्रांसपोर्ट करवाएगा टिश्यूज और सेल्स तक। वहां जाकर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेल्स उसको अपनी एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ठीक है। एंड क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, यहां से मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग्स में चल जाए और लंग्स से आपकी बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी की वजह से। क्योंकि गैसेस अगर प्लाज्मा में सॉल्यूबल हैं, अगर आपके ब्लड में सॉल्यूबल हैं, तो ही तो गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, ये पूरा मैंने बताया है। एल्वुलर एयर है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना है। तो पहले मैं ऑक्सीजन का लेती हूँ। ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ 104 है, ठीक है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज सिस्टमिक आर्टरी, जो कि आपकी कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर था 95। क्या था? 95। तो यहां पे 104 था, तो वो यहां से मूव करेगी आपकी, ये आपका हार्ट है, ठीक है।
क्योंकि पहले वो हार्ट में जाते हैं, फिर हार्ट से वो ऐसा जाते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप याद रखना कि ये लंग्स हैं आपके, लंग्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू हार्ट with the help of pulmonary vein, with the help of pulmonary vein। क्या बोला मैंने? लंग्स ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं। ठीक है, कहां पे लेके जाते हैं? हार्ट में लेके जाते हैं। फिर वो हार्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द बॉडी सेल्स बाय आयोटा। ठीक है, ये सिस्टमिक आर्टरीज हैं। ठीक है, ये आयोटा। तो इसकी मदद से आपका जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ बाइंड होकर कहां पर जाती है? आपके कहां पर जाती है? आपके सेल्स और टिश्यूज में। सेल्स में चलेगी ऑक्सीजन क्योंकि वहां पर प्रेशर कम था ऑक्सीजन का, 95 mmHg था। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया। ऑक्सीजन के रिलीज होने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन के रिलीज होने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से मूव कर रही है, यहाँ पे उसका प्रेशर 45 mmHg है और लंग्स में उसका प्रेशर 40 mmHg है। तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यही प्रेशर का सारा है ना कॉन्सेप्ट कि फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था और टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, तो वो लंग से टिश्यूज की तरफ मूव की। ठीक है, और टिश्यूज में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो गया और लंग्स में कम था तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ मूव की। तो मैंने सारा बता दिया। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर इतना है। ठीक है, एल्वोलाई में इतना था। तो एयर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वोलाई की तरफ आई, फिर एल्वोलाई से ऑक्सीजन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। ठीक है, फिर वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड कहां गई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? जो आपका लंग्स ने उसको उसके अंदर क्या ऐड कर दी? अब उसके अंदर क्या ऐड कर दी? आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, जो आपका Hb और O2 बन गया। अब वो कहां पे गया? टिश्यूज में, क्योंकि उसका प्रेशर क्या था? कम। तो एल्वोलाई से ब्लड में गई, ब्लड में प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद वो टिश्यूज में गया। अब टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन चलेगी। ऑक्सीजन के बाद उन्होंने रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी टुवर्ड्स से जहां पे उसका प्रेशर कम था। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उधर मूव करेगी तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो टुवर्ड्स द एल्वोलाई जाएगी जहां पे प्रेशर कम है और एल्वोलाई से आपके एटमॉस्फेयर में जहां पे उसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, बट अब ये बात आती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती कैसे? तो याद रखो, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड करती है और बना देती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से बाइंड करती है और बना देती है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो आपकी अलग अलग तरीके से होती है। कैसे होती है वो चीज हम समझते हैं एक बार। ठीक है, तो वो उसकी चीज के लिए मैं आपको पूरा लिख कर समझा देती हूँ कि क्या होता है ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है, तो पहले अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है दो तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। एज सिंपल इन फिजिकल सोल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, बट उस फॉर्म में सिर्फ 3% होती है। ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में सिर्फ 3% होगी। ठीक है, डिजॉल्व के प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है ना, तो उसमें सिर्फ 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। एंड इन कॉम्बिनेशन विथ हेमोग्लोबिन, तो अगर वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, 97%। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आरबीसी के अंदर जो है वो एक आरबीसी, क्योंकि एक आरबीसी के अंदर आपके पास 250 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी के अंदर आपके 250 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक आरबीसी आपका कैरी करेगा
एक आरबीसी आपका कैरी करेगा कितना? एक आरबीसी कितना कैरी करेगा? एक आरबीसी कैरी करेगा 1 बिलियन ऑक्सीजन। तो सोच लो, ठीक है, इतना वो करता है। और ऑक्सीजन इज मोर एफिशिएंट इन बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हेमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स, एज डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, okay, which is 7%, एज बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में भी हो सकता है, जब वो आपका किसके साथ करेगा? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा तो आपके बाइकार्बोनेट आइंस बनाएगा। तो बाइकार्बोनेट आइंस के साथ 63% जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में 63% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एंड एज कार्बिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो उसमें 30% आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्यूबल है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, बट ऑक्सीजन नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन सिर्फ 3% हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ कितनी हो रही है? 3%, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आइंस कब बनेंगे? तो जब आपका क्या होगा, फ्रॉम प्लाज्मा से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी आरबीसीस में वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला, 1 सेकेंड, I said 1 सेकेंड, हाँ, यस। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है इन प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी, वहां से वो जाएगी आरबीसीस में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड करेगी, ठीक है। वाटर से बाइंड करके वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से कार्बोनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट आइंस। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनेट आइंस में। अब एक और बात याद रखना कि आरबीसीस जो है वो कंटेन करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस। क्या कंटेन करते हैं? कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो है वो क्या कर रहा है? कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है इनटू कार्बोनेट आइंस, ठीक है। और ये एंजाइम सिर्फ आपका आरबीसीस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है। तो प्लाज्मा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड 7% ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, बाकी वो एंटर कर जाएगी आरबीसीस में। आरबीसीस में दो ऑप्शन है उसके पास, आइदर इट विल ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आइंस और इट विल ट्रांसपोर्ट बाय बाइंडिंग विद द हेमोग्लोबिन। तो वो कार्बोनेट आइंस की फॉर्म में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन, बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ऑक्सीजन से काफी ज्यादा हाई है, तो वो इजीली वहां पे सॉल्युबल फॉर्म में कार्बोनेट आइंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मतलब 70% आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, और सिर्फ 30% आपकी बाइंड कर रही है हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो याद रखना कि आपका गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है,
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमेशा याद रखना। एल्वोलाइज से आपका ब्लड कैपिलरीज में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपका वो जब कार्बन ऑक्सीजन उसमें ऐड होगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज में वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, फिर वहां पे रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से जाएगी आपकी लंग्स में, लंग्स से आपकी जाएगी टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। एक और याद रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड होती है ना, वो भी हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी पॉइजनस गैस है, तो अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकते हैं अगर आप उसको इनहेल कर रहे हो। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है इज मोर, एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर देन इवन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, तो वो आपके ब्लड में जाएगी, आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके सेल्स और टिश्यूज में जाएगा तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज जो है वो डेड हो जाएंगे। ठीक है। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak, and you can join my Telegram group. The link is given here. For PDFs, you can visit the Telegram group. Here you will get all the class updates, MCQs, and you can interact with me because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.